में है आज सीमा हैदर। मेरे चार सहयोगी रबूपुरा में मौजूद हैं, अंजलि वहां पर मौजूद हैं, ममता, रजत मौजूद हैं, अनन्या मौजूद हैं, महेंद्र माही अलग अलग जगह मौजूद हैं। और क्योंकि सीमा हैदर फिलहाल 24 घंटे से उसकी कोई खबर नहीं है कि सीमा हैदर और सचिन कहां हैं, हम खोज खबर लेने उसके घर भी जाएंगे। चारों टीमें अलग अलग दिशाओं से उसके घर पहुंचेंगी, लोगों से बातचीत कर रही हैं। लोग अलग अलग राय दे रहे हैं सीमा के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं सीमा बेगुनाह है, उसको यहीं रहने दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। जिस तरह से सीमा आई है उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर भारत में वो प्रवेश कैसे कर गई बिना वीजा के। हम आपको दिखाते हैं, मैप के जरिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से सीमा ने भारत में प्रवेश किया। सबसे पहले कराची से उसने उड़ान भरी। कराची से पहले वो पहुंची शारजा, दुबई, शारजा पहुंची और शारजा के बाद सीधी उसने अगली जो उड़ान थी उसकी वो उसने ली काठमांडू, नेपाल के काठमांडू पहुंची। और काठमांडू से कहा जाता है कि बस के जरिए वो पोखरा पहुंची। लगभग 400 किलोमीटर का सफर 4 बच्चों को लेकर उसने बस में तय किया। कुछ खबरें ऐसी भी आई कि उसके चारों बच्चों की तबीयत इस बस की यात्रा के दौरान बिगड़ गई थी, लेकिन उसने ये सफ़र किया। कराची से पहले गई वो शारजा, शारजा से उसके बाद काठमांडू आई, काठमांडू के बाद पोखरा पहुंची बस से अपने बच्चों को लेकर। वहां पर सचिन पहुंचा। 7 दिन तक दोनों वहां पर रहे, 7 दिन वहां पर रहे और सीमा के दावे के मुताबिक वहां पर उन्होंने शादी की। पशुपतिनाथ मंदिर में काठमांडू में उन्होंने शादी की। ये सीमा का सफर है 10 मार्च से और 10 मई तक का ये सफर है जो हम आपको इस नक्शे में दिखा रहे हैं कि 10 मार्च से लेकर 10 मई तक का कैसे कैसे उसने सफर किया। उसके बाद वो वापस पाकिस्तान चली जाती है और फिर आती है अपने चारों बच्चों के साथ। सचिन भी पहुंचता है और नेपाल सीमा से ही भारत में वो एंट्री करती है बिना किसी पासपोर्ट के। जब उससे पूछा गया कि आखिर वहां पर भी पुलिस होती है, फोर्स होती है, क्या उसने किसी को किस तरीके से उसने चकमा दिया, तो उसने अपने आप को भारतीय बताया। और भारतीय बताने के बाद उसको सुरक्षा बलों ने उस पर यकीन किया, उसके बच्चों को देखकर यकीन किया और वो भारत में प्रवेश कर जाती है। 50 दिन इसी रबूपुरा में जहां पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं वहां पर रहती है। मोहल्ले वालों को खबर नहीं होती, सचिन के खानदान को कोई खबर नहीं होती। ताज्जुब है, पाकिस्तान से आई महिला, 4 बच्चों के साथ आई महिला 50 दिन एक घर में रहती है और बहुत छोटा सा घर है, बड़ी पतली सी गली है। मेरे साथ आशीष है, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आशीष, ये बताइएगा, पाकिस्तान से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान से किस तरह की इंफॉर्मेशन सीमा के बारे में मिल रही है, क्या क्या बातें हो रही हैं? सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है सीमा को लेकर पाकिस्तान का। जैसे हम लगातार मैप दिखा रहे हैं कि कैसे वो कराची से नेपाल, नेपाल से फिर उसके बाद फिर वो ग्रेटर नोएडा आ जाती है। इसके पीछे की बहुत सारी कहानी है। कहानी ये है कि वो कराची के गांव में रहती थी, जकोबाबाद में। वहाँ उसकी शादी हुई 2014 में। उसके बाद उसने कहा मुझे इस पिछड़े इलाके में नहीं रहना है, बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद पति पत्नी दोनों कराची चले आते हैं और यहाँ से सफ़र जो है 2019 में तब शुरू होता है जब उसका पति हैदर दुबई जाता है। उसके बाद ये पबजी खेलने लगती हैं और यहाँ से फिर वो दुबई से वहाँ आ जाती हैं। दुबई नहीं, सऊदी अरब में है वो। हाँ, इसका पति सऊदी अरब में, सऊदी अरब में उनका पति चला जाता है। उसके बाद फिर वो दुबई, जिस तरीके से पबजी वाली स्टोरी सभी को पता है कि कैसे वो नेपाल से इंडिया आती हैं जी। अब उनके मोहल्ले में क्या चल रहा है, जो मोहल्ले में चल रहा है उससे उनका पति भी हैरान है कि ये तो नहीं था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये बातें तो बिल्कुल झूठी हैं जो उनके मोहल्ले वाले, अब यूट्यूबर उनके मोहल्ले में जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि सीमा हैदर का कैरेक्टर कैसा था, सीमा हैदर कैसी थी, क्या वो भागकर 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते इंडिया आ सकती हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सीमा हैदर को बदनाम या ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे सीमा हैदर का कैरेक्टर को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। सुरक्षा, जो पाकिस्तान के लोग हो ये दावा कर रहे हैं कि अगर सीमा हैदर जिस रास्ते से भारत गई हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर जिस रास्ते से भारत गई हैं, पाकिस्तान के लड़कों को, पाकिस्तान की लड़कियों को वो रूट पता चल गया है कि भारत में एंट्री कैसे हो सकती है। क्योंकि नेपाल का जो रास्ता है, नेपाल में आपको बता दूं, नेपाल 180 दिनों का टूरिस्ट वीजा देता है किसी भी देश को
किसी भी शख्स को 180 दिनों का टूरिस्ट वीजा देता है, और उसके बाद आप जानते हैं टूरिस्ट नेपाल में घूमते हैं। और इंडिया और नेपाल की जो ट्रीटी है, जो संधि है, जो 1950 में आई थी कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, पारिवारिक रिश्ते हैं, रोटी बेटी का संबंध है। ऐसे में नेपाल आने वाला टूरिस्ट वो कहाँ घूमता है, क्या घूमता है, इतनी इसकी ट्रैकिंग बहुत कम होती है, और वो धीरे से और भारत के जो पर्यटक जाते हैं उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं। उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको 180 दिन का टूरिस्ट वीजा दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि वो सीमा तो 10 मार्च को वहां गई, जब पहली बार गई शारजा से वहां पर, तो 10 मार्च को 7 दिन वो वहां रहे। 13 मार्च को उन्होंने शादी की है, और उसके बाद फिर वो वापस चली गई। ठीक है, बहुत सारे सवाल भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत में ही जो या तो शादी होकर आए या किसी वजह से आए, और उसके बाद हालांकि वो वीजा से आए, लीगली आए, लेकिन वीजा एक्सटेंड कराने के लिए उनको भागना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सीमा बिना वीजा के आ गई और उसको 6-7 दिन में जमानत भी मिल जाती है, तो तमाम सवाल पैदा इससे हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही होंगी, अदालतें हमारी अपना काम कर रही हैं। सीमा हैदर जैसी एक कहानी, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सीमा हैदर जैसी कहानी 35 साल पहले जम्मू में आई। रखशंदा जहरा की है, उनकी शादी शेख जहूर अहमद से हुई थी। रखशंदा जहूर उनका नाम है, लेकिन आज भी उन्हें हर साल वीजा रिन्यू कराने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में आना पड़ता है। सीमा की स्टोरी से उनको उम्मीद जगी, क्योंकि सीमा यहां अवैध तरीके से आई और उसे बेल भी मिल गई। दूसरी तरफ रखशंदा जहूर 35 साल पहले इस मुद्दे में हैं। सवाल यह है कि कानून एक मामले में कुछ और है, दूसरे मामले में कुछ और है। रखशंदा जहूर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कहना है रखशंदा का? जेबुल, देखिए, बिल्कुल जो आपने कहा एकदम दुरुस्त है कि किस तरीके से दो तरह के कानून, दो लोगों के लिए अलग अलग तरह के कानून जो है वो हो सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त रखशंदा जहूर और जहूर अहमद दोनों बैठे हुए हैं और 35 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं कि रखशंदा को शादी 35 साल पहले ये पाकिस्तान से शादी करके जम्मू कश्मीर पहुंची थी, और वो भी कई तरह की परेशानियों को जूझने के बाद, और आज तक इनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिली। और अगर इनका पासपोर्ट कभी जो रिन्यू होने वाला हो, उसके एक्सपायर होने वाला हो, तो इनको इस चीज़ की चिंता हो जाती है कि आखिरकार इनको देश से निकाल दिया जा सकता है या ये अरेस्ट भी हो सकती हैं। मेरे साथ पहले रखशंदा है, उन्हीं से बात करते हैं। रखशंदा जी, सीमा की जब स्टोरी आपने सुनी या देखी टीवी पे, तो क्या लगा? और असलियत में जब आप यहाँ पे शादी आपने की, उसके बाद जब यहाँ आना पड़ा, और पिछले 35 साल में क्या क्या चीज़ें आपने देखी? नहीं, पहले तो मैं एकदम से हम शॉक्ड ही हुए, क्योंकि अभी हमारी जितनी मैंने मतलब लाइफ अपनी यहाँ के आने के बाद देखी है, हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं कि वैसे कभी हो भी सकता है। सीमा की तरह, मतलब जैसे सीमा ने इलीगल तरीके से, या लीगल मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे अभी सुनने में तो ये आ रहा है कि इलीगल तरीके से ही। तो अगर इतना पॉसिबल है तो फिर तो हमें भी इस चीज़ की परमिशन होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे लेके, जैसे वो 4 बच्चे लेके बिना किसी उसके पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के अगर आ गई हैं, एंटर कर गई हैं, तो इसलिए हमारे लिए भी फिर ईजी होना चाहिए कि हम भी अपने बच्चे लेके आराम से चले जाएं। आपके साथ क्या हुआ था जब आपकी शादी हुई? कैसे और कैसे यहाँ फिर आना हुआ? मेरी शादी तो 89 में हुई थी। उसके बाद तो 9 साल के बाद मैं वापस गई थी, क्योंकि पास बच्चे छोटे थे, फिर इतना जाना आना हुआ नहीं। जब शादी हुई तब आना कैसे हुआ? कितना मुश्किल था उस वक्त भी? नहीं, उस वक्त तो फिर ये पहले तो हम गए थे एम्बेसी, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया वीज़ा मेरा, तो मेरे साहब ऐसे ही आगे बिना, जैसे ये यहाँ से शादी करने, हाँ मुझे लिए बिना आगे थे। फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ पे जाके अपने ब्रदर के साथ में गई वहाँ पे एम्बेसी में, तो फिर मैंने जाके अप्लाई करा वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे 2.5 महीने के बाद फिर मेरा वीज़ा उन्होंने मुझे दिया। पहले तो यही होता है कि वो जम्मू कश्मीर का वीज़ा देते नहीं हैं, वो लगाएंगे भी तो दिल्ली का वीज़ा देते हैं, लेकिन हमें तो जम्मू का ही चाहिए था, तो लेकिन मुझे मिल गया जम्मू का वीज़ा। उसके बाद तो फिर चलता ही रहा सिलसिला, मतलब आना जाना, लेकिन हम तो हमेशा लीगल तरीके से ही गए हैं। जब एक्सपायर हुआ था, आप बता रही थी 2020 में आपका जो पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, उस वक्त क्या चिंता हो गई थी? फिर क्या करना पड़ा? नहीं, मैं तो यहाँ से एक्चुअली मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था, पासपोर्ट भी मेरा ख़त्म था, और आईडी कार्ड जो पाकिस्तान का होता है
वो भी खत्म था। और अजय, यहाँ क्या पे हम कभी- दिल्ली गए थे अजय, कभी नागरिकता के लिए एक्सटेंड apply करने नहीं के किया लिए अपना इन्होंने? पासपोर्ट, तो भारतीय उन्होंने नागरिकता के लिए बोला apply कि नहीं जी किया? आपको तो वहीं जाके करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका आईडी कार्ड जो है वहीं से बनेगा। और वहीं से फिर वहाँ से दिल्ली से जब हम वापस आए तो वहाँ पे जाके हमने मतलब बस तैयारी शुरू की जाने की। फिर जाना तो मुझे मतलब मैं वाघा बॉर्डर से गई थी, लेकिन बहुत मुश्किल के साथ वहाँ पे जाना आना। ये बताइए कि जब आप अभी तक 35 साल से आपने सिटीजनशिप के लिए जो है अप्लाई किया है, तो क्या आपको जवाब मिला? नहीं, वो तो मुझे लगता है हमें तो 25-26 साल हो गए हैं अप्लाई करे हुए, तो उसका तो अभी तक कोई रिस्पांस ही नहीं आया। हम जब भी कभी यहाँ पे गए हैं सीआईडी के ऑफिस जब भी जाते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं जी अब आपकी फाइल जो है पता नहीं कहाँ पे है, किस टेबल पे है। चले हमें भी पता नहीं है। अजय, हम आपके पास आएंगे, हम खुद आपके पास इस आएंगे। मामले जरा में थे सीमा कि आपको सीमा का कितना भी मुश्किल हुआ ये? सीमा के घर